गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो एक्सरसाइज 4.1 में हमारे भाई दो तीन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे, वो रहते थे उस दिन वीडियो में कंप्लीट हो गई थी, वो नहीं हो पाए थे। तो एक तो क्वेश्चन नंबर 3 हमने, क्योंकि वो लेंथी था, हमने छोड़ दिया था उस दिन। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे पहले। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट ए गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। सिंगुलर मैट्रिक्स आपने पढ़ी थी क्या? ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी सिंगुलर मैट्रिक्स इफ ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से हम करेंगे क्या, पहले ये स्क्वायर मैट्रिक्स है 3x3 की, आपको क्या करना है, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम यहां पे लिख सकते हैं डायरेक्ट एक्सपेंडिंग बाई R1। ठीक है, तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई, ये आ गया x+1। ठीक है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज इसलिए मैं लिख रहा हूं, तो R1 से एक्सपेंड कर रहे हैं, तो फर्स्ट एलिमेंट ये A11। तो यहाँ पे भाई फर्स्ट रो को भी छोड़ दो और फर्स्ट कॉलम को भी छोड़ दो, जो भी एलिमेंट बचे उनको आपको लिखना है। x+2 1 2 एंड x-6 यही बचे भाई, क्योंकि इसको छोड़ दिया इसको छोड़ दिया, ये बच गए 4 एलिमेंट। अब सेकंड एलिमेंट A12 भाई वैसे माइनस है, और एक क्या आता है फॉर्मूले का माइनस। फॉर्मूला क्या था कि जब जो भी एलिमेंट हम लेते हैं, अगर उसकी एलिमेंट की पोजीशन का सम ओड है, जैसे इसकी पोजीशन क्या है A12, 12 मीन्स फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट, तो 1+2 3 हो गया, ओड हो गया, तो ओड हो गया, तो वहां पे क्या आएगा, एक माइनस आएगा। ठीक है, -1 की पावर, वो जो लिख के बताया था मैंने। ठीक है, फर्स्ट वीडियो में देखना, आप समझ आएगा बिल्कुल अच्छे से। अब हम सेकंड कॉलम को छोड़ दिया और फर्स्ट रो को छोड़ दिया भाई, तो हमारा बच गया यहाँ पे -5 4 2 x-6। नेक्स्ट एलिमेंट हमारा है 4। यहाँ पे क्या किया, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, थर्ड कॉलम को छोड़ दिया। ठीक है, ये आ गया -5 4 x+2 और 1। ठीक है, ये लिख दिया भाई मैंने। अब नेक्स्ट स्टेप में देखना आप, x+1, ये तो भाई 2x2 जैसे आपने सोल्व किया था वैसे ही है। इसको मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया, x की x के साथ मल्टीप्लाई की x स्क्वायर, x की 2 के साथ की 2x -6x और -6 2 जा 12, और यहाँ पे किया तो ये आ गया -2, सॉरी भाई क्या आ गया -2। ठीक है, ये माइनस और ये माइनस +3 हो गया भाई। हम यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया -5x, 5 के 6 के साथ की +30। ठीक है, 5x भाई 5x, और -4 2 जा 8। ठीक है, +4, और भाई इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ +4 क्योंकि यहाँ पे स्पेस कम है, तो इसकी मल्टीप्लाई की तो ये आ गया -5, और ये माइनस में आएगा, इसकी मल्टीप्लाई की तो ये -4x और -8। ठीक है, ये आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे, इसको x+1, पहले इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आ गया हमारा x स्क्वायर +2x -6x, ये आ गया -4x और -14। ठीक है, +3, ये क्या आ गया -5x +22 +4 -4x -13। ठीक है, -5 और -8 क्या आ गया -13। अब मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये आ गया भाई x³ -4x2 -14x, और 1 के साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x स्क्वायर -4x। ठीक है, और -14 -15x। ठीक है, और 22 3 जा 66, -4 को 4 से मल्टीप्लाई किया -16x, और 13 4 जा -52। ठीक है, ये आ गया भाई। अब हम क्या करेंगे,
-52 -14, ये क्या आ गया -66, और +66 ये यहाँ पे ये कैंसल आउट हो गया भाई। तो एक आठ की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है वो क्या आई, x³ -4x² + x², तो ये बच गया भाई -3x²। क्या बच गया -3x²। -14 -4 ये हो गया -18, -18 और -15 और ये हो गया -31, -31 और 18 कितना हो गया -49, कितना हो गया भाई 31 और 18 -49x, ये आ गया भाई। अब आप क्या लिखोगे, यहाँ पे इसको और कैलकुलेट करना चाहो तो इसमें से x कॉमन है भाई, ये बच गया x² -3x -49। आप यहाँ पे लिखोगे सिंस ए क्या गिवन है, ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, सिंस ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स, देयरफॉर भाई कोई भी मैट्रिक्स सिंगुलर होती है तो क्या लिखते हैं, ए का डिटर्मिनेंट 0 के इक्वल होगा। अब 0 के इक्वल होगा तो ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू ये है, ये रख दो भाई, x² -3x -49 इज इक्वल टू 0। अब फर्स्ट आइदर ये 0 और भाई दो फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन अगर 0 के इक्वल है तो हम क्या करते हैं भाई, पहला 0 या तो आइदर दिस 0 और दिस 0, तो x² -3x -49 इज इक्वल टू 0, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ से 1 आ गई, b की -3 आ गई और c की -49 आ गई। यहाँ से फॉर्मूला आपको पता है, -b + -b² -4ac डिवाइडेड बाई 2a। ठीक है, अब b की वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रखूँगा तो -3 + -b² -3 -4 × 1 × -49 और डिवाइडेड बाई 2 × 1, तो ये क्या आ गया, ये जो x की वैल्यू यहाँ से फाइंड माइनस माइनस प्लस हो गया भाई 3 + माइनस ये आ गया भाई 9 माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है ना, -4 को -49 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ गया 196 डिवाइडेड बाई 2, इसको ऐड किया तो ये आ गया 3 ± √205 और डिवाइडेड बाई 2। ये x की वैल्यू आपने फाइंड कर दी, एक 0 आ गई और एक ये दो वैल्यू ये आ गई। ठीक है, ये था भाई क्वेश्चन नंबर 3, जो थोड़ा टिपिकल था 3 का। फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट आप खुद कर सकते हो, बहुत ईजी है। ठीक है, अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 7 में, 6 उसमें हो गए थे भाई हमारे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच डिटर्मिनेंट ऑफ a वेनिसेस। भाई डिटर्मिनेंट ऑफ a वेनिसेस का मतलब है कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a किसके इक्वल गिवन है, 0 के इक्वल गिवन है। ठीक है, तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई r1 और a का डिटर्मिनेंट सेम, r1 से एक्सपेंड करेंगे तो x + 1। अब यहाँ पे क्या है भाई, ये a11 एलिमेंट है, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम को छोड़ दो आप, ये आ गया आपका x + 4 0 0 x, उसके बाद -1। ठीक है भाई, वैसे आप इसको जैसे माइनस से डायरेक्ट भी प्लस लिख दोगे तो उसमें कुछ भी गलत नहीं है, मैं सिर्फ समझाने के लिए आपको ये बता रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक है ना, कि ये नेगेटिव और नेगेटिव प्लस हो गया। ठीक है, अब इसको सेकंड कॉलम को छोड़ दो, फर्स्ट रो को छोड़ दो, क्या बचा 2 0 0 x। भाई अब जो थर्ड एलिमेंट है वो 0 है तो अंदर कुछ भी आएगा वो 0 ही हो जाएगा, उसको लिखने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर जो जैसे r1 का जो थर्ड एलिमेंट है वो 0 है, अब बाहर 0 आएगा तो अंदर जो भी वैल्यू आएगी उसको क्या कर देगा वो 0, उसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, तो x + 1 यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई किया, ये आ गया x² + 4x। ठीक है, -0
प्लस 1 हो गया, ये आ गया 2x माइनस 0। अब इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया x की 3 प्लस 4x की 2। भाई पहले तो x से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, फिर आ गया x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 2x, ये आ गया x क्यूब प्लस 5x की 2 प्लस 6x। ये आपने a का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दिया भाई। अब यहाँ पे क्या गिवन है, सिंस ए डिटर्मिनेंट इज वेनिसेस, क्या गिवन है, वेनिसेस, बल्कि सिंस की जगह भी लिख दो आप गिवन दैट। क्या लिखोगे, गिवन दैट ए डिटर्मिनेंट इज वेनिसेस, देयरफॉर वेनिसेस का मतलब क्या है, वो 0 के इक्वल होता है। तो ये आ गया x क्यूब प्लस 5x की 2 प्लस 6x इज इक्वल टू 0। तो x इसमें से कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से आइदर x इक्वल टू 0, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। भाई इसके फैक्टर वैसे कर सकते हो आप, क्या होंगे, मल्टीप्लाई करें तो 6 आए प्लस माइनस करें तो 5 आए, 3x और 2x, तो कर सकते हो। मैं लिख दूं डायरेक्ट, ये इसके फैक्टर बनेंगे x प्लस 2 और x प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, ये स्केल नहीं भाई, -2 आ गई, -3 आ गई और x की वैल्यू 0 आ गई। ये आपकी वैल्यू फाइंड कर दी आपने x की। अब जो 8th क्वेश्चन है भाई, यहाँ पे क्या गिवन है, यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, थोड़ा सा हिंट दूंगा, कंप्लीट तो नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, जैसे यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स गिवन है 3 क्रॉस 3 की, ठीक है, 0 1 0 1 2 4। अब ये क्या कह रहा है, शो दैट, आपको शो क्या करना है कि टर्म 3a का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 27 इंटू ए डिटर्मिनेंट, ये प्रूव करना है आपको। तो हम इसको क्या लिखेंगे, पहले तो आप लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू फाइंड कर दो, 3a का फाइंड कर लो। 3a फाइंड किया तो ये आ गया 3 0 0 0 3 0 3 6 8, यही आया भाई। 3 से मल्टीप्लाई कर दिया सभी एलिमेंट्स को। अब एक्सपेंडिंग बाई R1 से जब हम इसको एक्सपेंड करेंगे तो 3 इंटू ए का जो डिटर्मिनेंट है वो क्या आएगा भाई, मैं यहाँ पे डायरेक्ट करूँगा, ठीक है, क्योंकि स्पेस नहीं है मेरे पास। 8 3 जा 24 और माइनस में 0, ठीक है। अब बीच वाला 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, फिर 3 लिखेंगे हम, भाई ये तो 3 प्लस आएगा, ये तो माइनस वाला था, ये तो 0 है, लिखा ही नहीं हमने। ये थर्ड कॉलम को छोड़ दिया, फर्स्ट रो को छोड़ दिया, ये बचे, इसकी यहाँ पे मल्टीप्लाई 0 और इसकी यहाँ पे ये भी 0, अंदर 0 आ गया। तो 24 को 3 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, तो क्या है भाई ये 3 से इसको मल्टीप्लाई किया तो 3 3 3 3 2 जा 6 3 4 जा 12 आना था भाई, यहाँ पे क्या आना था 12, सॉरी भाई। तो 12 3 जा ये आ गया 36, क्या आ गया 36। अब 36 की 3 के साथ मल्टीप्लाई की तो 108 आ गया, इसको 1 कह दिया आपने, ठीक है। यह आपने LHS फाइंड कर दी भाई। अब आप क्या करोगे, RHS ले लिया आपने, क्या ले ली RHS भाई, राइट हैंड साइड, ये है 27 इंटू में ए का डिटर्मिनेंट। तो 27 एज इट इज रखो और ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर दो, ठीक है। तो 1 इंटू 4 माइनस 0, ऐसे ही करेंगे, एक्सपेंडिंग बाई R1 करेंगे 4 माइनस 0, ठीक है ना, 4 माइनस 0, और अंदर वाला ये 0 लिखना ही नहीं, 1 लिखेंगे वो भी 0 ही आएगा। तो ये क्या आ गया, यानी कि 27 की 4 के साथ मल्टीप्लाई, ये भी 108 आएगी, इक्वेशन 2 कह दिया आपने इसको, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस प्रूव भाई, यही प्रूव करना था आपने। तो ये 4.1 जो एक्सरसाइज है वो कंप्लीट करा दी भाई मैंने।
अब मैं 4.2 एक्सरसाइज की कुछ प्रॉपर्टी थी भाई वो बता रहा हूँ, यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी और नेक्स्ट वीडियो में हम 4.2 के क्वेश्चन करेंगे। तो एक्सरसाइज 4 प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, प्रॉपर्टीज हैं डिटर्मिनेंट की। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है वैसे बताऊंगा भाई, मैं समझाऊंगा, लिख तो बुक में भी रखी है। तो द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड इफ रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रो। फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे लेट कोई भी डिटर्मिनेंट है 1 2 3 4 ये लिख लिया मैंने और इसको एक्सपेंड किया, इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आई, चलो यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं 4 - 6 इज इक्वल टू क्या आ गया, -2 आ गया भाई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम, जो रो है फर्स्ट उसको कॉलम बना दिया, जो सेकंड रो उसका भी कॉलम बना दिया और इसको एक्सपेंड किया तो 4 - 6 इज इक्वल टू -2। ठीक है, यानी कि जब आपने रो का फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो का सेकंड कॉलम बना दिया, यानी कि क्या हुआ भाई, रो आर चेंज्ड इनटू कॉलम्स एंड कॉलम्स आर चेंज्ड इनटू रो, द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट रिमेन्स अनचेंज्ड। ठीक है, डिटर्मिनेंट की वैल्यू पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा भाई, डिटर्मिनेंट की वैल्यू सेम रही। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी क्या है, सेकंड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज, या तो हम रो को रो के साथ इंटरचेंज करें या कॉलम को कॉलम के साथ इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे माइनस का इफेक्ट पड़ेगा। देखो जैसे यही है, मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, वो ऑपरेशन ऐसे लगेगी भाई, R1 R2, ये R1 इंटरचेंज R2, एनी टू रो और एनी टू कॉलम्स आर इंटरचेंज। ठीक है, तो रो को यानी कि क्या किया आपने, जो फर्स्ट रो थी उसको सेकंड पे पहुंचा दिया और जो सेकंड पे थी उसको फर्स्ट पे। ठीक है, और यहां पे डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की तो ये आ गया 6 - 4 इज इक्वल टू +2। देख लेना, यहां पे वैल्यू क्या है -2, यहां पे क्या आ गई +2। ठीक है, मैंने प्रॉपर्टी क्या बताई आपको, इफ एनी टू रो एंड और एनी टू कॉलम्स, या तो हम किन्हीं टू रो को इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम रहेगी। ठीक है, अच्छा भाई थर्ड क्या है, प्रॉपर्टी नंबर थर्ड प्रॉपर्टी है इफ एनी टू रो और कॉलम्स आर आइडेंटिकल, इफ एनी टू रोज और टू कॉलम्स आर आइडेंटिकल then value of determinant is 0। तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 आएगी भाई। यहां पे कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया भाई, यहां पे 3 × 3 का ही डिटर्मिनेंट लिया जाएगा। ठीक है, जैसे मैं लिख रहा हूं 1 2 3 4 5 6 1 2 3, तो यहां पे क्या है, यहां पे भैया अगर आप एक्सपेंड करके देखोगे तो इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 0 ही आएगी। अगर कहो तो मैं एक्सपेंडिंग बाई यहां पे करके दिखा देता हूं, एक्सपेंडिंग बाई R1, ये क्या होगा 1। ठीक है, फर्स्ट एलिमेंट 1, ब्रैकेट लिख रहा हूं भाई, मैं डायरेक्ट करूंगा। अब ये 3 5 जा 15 -2 6 जा 12, सेकेंड नेगेटिव आता है -2 3 4 जा 12 और -6, फिर आ गया +3। ठीक है, +3 आया तो 2 4 जा 8 -5, तो ये क्या आ गया, 15 में से 12 को सब्ट्रैक्ट किया 3 आ गया, यहाँ पे 6 आ गया, 6 ये कितना आ गया, 6 की 2 के साथ की तो -12 आ गया, यहाँ पे 3 बचा, 3 की 3 के साथ की तो 9 आ गया, ये 0 आ गया भाई। यही बताया था कि वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज 0। ठीक है, तो आपको ये जब आपको किसी भी डिटर्मिनेंट की कोई भी दो रो, आइडेंटिकल मीन्स है भाई सेम रो या सेम दो कॉलम, या तो कोई भी दो रो या कोई भी दो कॉलम्स अगर सेम होंगे या आइडेंटिकल होंगे तो उस डिटर्मिनेंट को आपको एक्सपेंड करके नहीं दिखाना है, आप डायरेक्ट लिखोगे कि R1 एंड R2 आर आइडेंटिकल, देयरफॉर डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू
जैसे ए डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू 0, रीजन लिखोगे कि R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। क्या? आइडेंटिकल। ये रीजन हो गया भाई, ये करके नहीं दिखाना, ये तो मैंने वैसे बता दिया सेटिस्फाई करने के लिए आपको। ठीक है, अब प्रॉपर्टी नंबर 4 है भाई, ये क्या कह रहा है, इफ ईच एलिमेंट इन ए रो और कॉलम ऑफ ए डिटर्मिनेंट इज मल्टीप्लाइड बाई सम स्केलर वैल्यू या सम कांस्टेंट के, देन वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट इज के टाइम्स द वैल्यू ऑफ ओरिजिनल डिटर्मिनेंट। यानी कि जैसे किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो को या एक कॉलम को अगर किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। जैसे मैंने कर दिया भाई यहाँ पे, जैसे इसको जो फर्स्ट लिखा था ना मैंने पहला डिटर्मिनेंट, उसको के से मल्टीप्लाई कर दिया भाई। जैसे हम एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे मैट्रिक्स में अगर हम मल्टीप्लाई करते थे तो मैट्रिक्स में जितने भी ऑर्डर की मैट्रिक्स होती थी, जितने भी एलिमेंट्स होते थे, उस मैट्रिक्स के सभी एलिमेंट्स को उस वैल्यू से मल्टीप्लाई किया जाता था। लेकिन डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं है। डिटर्मिनेंट्स में हम किसी एक रो के सभी एलिमेंट्स को या किसी एक कॉलम के सभी एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने मल्टीप्लाई कर दिया के, 2k, 3 एंड 4। मैंने क्या किया, R1 को k से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाइंग R1 बाई k, मल्टीप्लाइंग R1 बाई k। तो ये क्या आ गया, ये आ गया 4k माइनस 6k, ये आ गया माइनस 2k। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये -2 डिटर्मिनेंट वैल्यू आ रही थी ये भी k से मल्टीप्लाई होगी। भाई अगर एक रो को मल्टीप्लाई k से किया है तो वो k से ही मल्टीप्लाई होगी। अगर मैं दूसरी को भी k से मल्टीप्लाई करूं तो एक k और आएगा यहाँ पे, यानी कि k की पावर कितनी हो जाएगी, 2। और अगर 3 क्रॉस 3 ऑर्डर की है, अगर मैं थर्ड रो को भी k से मल्टीप्लाई करूं तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्यूब। समझ आया? तो ये थी भाई फोर्थ प्रॉपर्टी कि हम किसी भी डिटर्मिनेंट की एक रो को या कॉलम को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी भाई। फॉर एग्जांपल ये बता दिया मैंने। हम आगे भाई प्रॉपर्टी नंबर 5। फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है, इफ ईच एलिमेंट ऑफ ए रो if each element of a row or columns of a determinant is expressed as a sum of 2 or more terms, then determinant can be expressed as sum of 2 or more determinants। भाई ये कह रहा है कि अगर एक डिटर्मिनेंट्स की किसी भी रो के सभी एलिमेंट्स या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को सम ऑफ 2 टर्म्स में या सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है तो हम उसको 2 डिटर्मिनेंट्स में स्प्लिट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए आप, a1 प्लस b1, a2 प्लस b2, a3 प्लस b3। ये लिख दिया मैंने 2, 5, 7, 8, 9, 6। ये कोई भी डिटर्मिनेंट है। तो यहां पे क्या है कि जो R1 है यानी कि फर्स्ट रो के जो सभी एलिमेंट्स हैं उनको क्या लिख रखा है, सम ऑफ 2 टर्म्स में लिख रखे हैं भाई। सम ऑफ सॉरी भाई, सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है। तो हम यहां पे क्या करेंगे, हम इसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। जैसे a1 2 8, a2 5 9, a3 7 6 प्लस b1 2 8, b2 5 9, b3 7 6। तो ये है भाई क्वेश्चन। समझ आया? यानी कि जो फिफ्थ पार्ट था वहां पे क्या है भाई, R1 के जो एलिमेंट्स है वो सभी एलिमेंट्स सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है उनको। तो हम क्या करेंगे, R1 से उसको 2 डिटर्मिनेंट में स्प्लिट कर सकते हैं। यानी कि जो उसकी R2 और R3 है, सेकंड और जो थर्ड रो है, उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको एज इट इज लिखा जा सकता है। ये है भाई फिफ्थ प्रॉपर्टी। ठीक है,
तो प्रॉपर्टी नंबर 6 में आगे भाई, जो भी इंपॉर्टेंट भी है ये और सबसे ज़्यादा यूज होगी ये एक्सरसाइज 4.2 में, हम जो ऑपरेशन यूज करेंगे वो यही लगाएंगे। तो प्रॉपर्टी नंबर 6, ठीक है। 6 प्रॉपर्टी क्या है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, ये है कोई भी। तो ये प्रॉपर्टी है कि अगर मैं किसी एक रो को या कॉलम को किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करके किसी दूसरी रो में या कॉलम में ऐड कर सकता हूं या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं। तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के बाद, फॉर एग्जांपल भाई मैं ये एक्यूरेट नहीं बता रहा हूं, मान लिया इसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू 8 है, मुझे नहीं पता क्योंकि मैंने एक्सपेंड नहीं किया, मैं तो वैसे बता रहा हूं, ठीक है। और मैंने क्या कर दिया, R1 में एक ऑपरेशन लगा दी। क्या ऑपरेशन लगाई भाई, ऑपरेशन ऐसे लगेगी, R1 एरो का साइन लगाओगे आप, और R1 यहां पे पहले R1 को ही लिखा जाएगा, ठीक है। मैंने K + K × R3, मैंने क्या किया, R3 को K से मल्टीप्लाई करके R1 में ऐड कर दो। तो ये ऑपरेशन ऑपरेट होने के बाद भी आपकी डिटरमिनेंट वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, वो 8 ही रहेगी। समझ आया। तो ये ऑपरेशन ऑपरेट कर दी मैंने, 1 + 7K, यही आया भाई। करना क्या है आपको, जैसे R3 का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको K से मल्टीप्लाई करो और फर्स्ट में ऐड कर दो। समझ आया ना। अब सेकंड को जैसे ये आ गया भाई 2 + 8K, अब आ गया भाई 3 + 9K, ठीक है भाई। जिन पे ऑपरेशन ऑपरेट हुई सिर्फ उसके साथ ये कैलकुलेशन होगी, बाकी जो अदर रो जो बच गई उन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, उनको आपको एज इट इज लिखना है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है भाई 6, ठीक है। तो यहां पे जो इसकी अगर डिटर्मिनेंट वैल्यू आप फाइंड करोगे तो वो 8 ही आएगी, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ये है प्रॉपर्टी 6। आप यहां पे सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, ठीक है। अब मैं आपको, ठीक है, अगर इसको मैं ओपन करके दिखाऊंगा आपको, देखो हमने प्रॉपर्टी 4, कौन सी प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी, अभी प्रॉपर्टी 5 पढ़ी थी क्या, कि अगर एक डिटर्मिनेंट की किसी भी एक रो के या कॉलम के सभी एलिमेंट्स को सम ऑफ 2 टर्म्स में एक्सप्रेस कर रखा है, तो यहां पे वही प्रॉपर्टी लगा दो आप। अगर मैं इसको ओपन करके दिखाऊंगा वापस से, तो ये आ गया 1 4 7 2 5 8 3 6 9, ठीक है, प्लस ये आ गया 7K 8K 9K 4 5 6 7 8 9, ये आ गया भाई। लिख सकते हैं हम भाई, हमने प्रॉपर्टी 5 से इसको ब्रेक कर दिया। अब अगर जैसे प्रॉपर्टी, हमारी प्रॉपर्टी थी 4 क्या थी भाई, प्रॉपर्टी 4 थी कि एक डिटर्मिनेंट की किसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसकी डिटर्मिनेंट वैल्यू भी उसी स्केलर वैल्यू से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो अगर हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं एक रो को, तो हम एक रो से कॉमन भी निकाल सकते हैं। तो यहां से क्या कॉमन आया, यहां से K को आपने कॉमन निकाल दिया, और ये आ गया 7 8 9 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो अब क्या हो गया, R1 और R3 इसमें क्या होगी, आइडेंटिकल होगी। तो हम क्या लिखेंगे, ये एज इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आपने क्या कर दिया, K × 0 आ गया भाई। रीजन क्या लिखोगे, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल। तो क्या हो गया, ये तो 0 हो गया, यही बच गया वापस भाई, जो हम लेके चले थे वही तो बच गया। अब इसकी वैल्यू 8 थी तो इसकी 8 ही रहेगी, यानी कि इस ऑपरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। समझ आ गया आपको। तो ये थी प्रॉपर्टी 6। हम आगे भाई प्रॉपर्टी 7 में, किस में आगे, प्रॉपर्टी 7। ये भाई 4.2 एक्सरसाइज में तो यूज नहीं होगी, वैसे मैं बता देता हूं। द डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर रेस्पेक्टिव डिटर्मिनेंट्स, यानी कि अगर दो डिटर्मिनेंट्स सेम ऑर्डर की, उनकी प्रोडक्ट की जो डिटर्मिनेंट वैल्यू है
वो अलग अलग की डिटर्मिनेंट वैल्यू के इक्वल आएगी। ये प्रॉपर्टी ये है, ठीक है। यानी कि दो डिटर्मिनेंट्स की, यानी कि डिटर्मिनेंट ऑफ प्रोडक्ट ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस। भाई ये ए और बी दो स्क्वायर मैट्रिसेस है, क्योंकि डिटर्मिनेंट की तो हम प्रोडक्ट कर ही नहीं है, आती ही नहीं हमें, ठीक है ना। दो डिटर्मिनेंट्स की प्रोडक्ट नहीं कर सकते हम। ये ए और बी स्क्वायर मैट्रिक्स से इनको प्रोडक्ट कर सकते हैं। इनका प्रोडक्ट करने के बाद डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की और फिर ए की और बी की अलग अलग डिटर्मिनेंट वैल्यू फाइंड की, तो ये सेटिस्फाई करेगी भाई। ये है प्रॉपर्टी 7, ठीक है। तो ये 4.2 एक्सरसाइज में यूज होगी भाई, समझ आया। तो मैंने ये प्रॉपर्टीज आपको कुछ बता दी, ठीक है। अगर क्वेश्चन का हो तो मैं क्वेश्चन भी स्टार्ट कर देता हूं। यहां पे जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है भाई, यहां पे एक कराई देता हूं, ठीक है ना। एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट है भाई, क्योंकि काफी इजी है ये। लेट ए डिटर्मिनेंट मैंने इसका नाम रख दिया क्योंकि गिवन नहीं था। 148 111, ये आ गया 37, ये आ गया 431, ये आ गया 23 17 101। तो हम क्या करेंगे, टेकिंग, भाई इसमें से क्या करना है, या तो किसी को मल्टीप्लाई करना है या किसी को कॉमन निकालना है। तो आप जो C1 है उसमें से 37 कॉमन है भाई, आप लिखोगे टेकिंग 37 इज ए कॉमन फ्रॉम C1। ध्यान दो भाई, आपको ये ध्यान रखना है ये C1 से कॉमन है या R1 से कॉमन है, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्या है, कॉलम। तो 37 को कॉमन निकाल दिया आपने, और कॉमन निकालने के बाद आ गया 431 23 17 101। तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए की डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई भाई 37 इंटू 0, 37 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। और रीजन क्या लिखेंगे, बिकॉज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। कोई एक्सपेंड नहीं करना, क्योंकि क्वेश्चन में पहले ही लिख रखा है विदाउट एक्सपेंडिंग। क्या लिख रखा है, विदाउट एक्सपेंडिंग प्रूव दैट ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट वेनिसेस। वेनिसेस पता है आपको, 0 के इक्वल प्रूव करना आपको विदाउट एक्सपेंड किए, ठीक है। तो ये था भाई एक्सरसाइज 4.2 का फर्स्ट पार्ट, ठीक है। भाई ये काफी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, और हरियाणा बोर्ड हो या CBSE बोर्ड हो, दोनों बोर्ड्स में इस एक्सरसाइज से कंपलसरी क्वेश्चन आएगा भाई, कंपलसरी आएगा बिल्कुल, ठीक है। तो जैसे मैं सेकंड क्वेश्चन में आ गया, फर्स्ट के पार्ट में, सेकंड पार्ट में यहां पे क्या है, लेट ए डिटर्मिनेंट क्या है, 2 3 4 5 6 8 6x 9x 12x। क्या किया मैंने भाई, सबसे पहले आपको ये देखना किस रो या किस कॉलम से आप कॉमन निकाल सकते हो या मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से 3x को कॉमन निकाल दूं तो ये फर्स्ट और थर्ड आइडेंटिकल हो जाएगी। तो आप क्या लिखोगे, टेकिंग 3x इज कॉमन, टेकिंग 3x इज कॉमन फ्रॉम R3। ये ध्यान देना है भाई, वो किस में से कॉमन निकाल रहे हो आप, R1 है, R2 है, R3 है, या कोई कॉलम है, ठीक है। R3 से आपने 3x को कॉमन निकाल दिया। 3x को कॉमन निकालने के बाद क्या हुआ भाई, 2 3 4, पता चल गया ना। अब भाई हम मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं एक रो या कॉलम को, और एक रो या कॉलम से कॉमन भी निकाल सकते हैं। सिर्फ आपने एक रो को या एक कॉलम को देखना है, ठीक है, कि किस में से कॉमन है। सभी एलिमेंट्स नहीं देखने भाई मैट्रिक डिटर्मिनेंट में। तो ये आ गया 5 6 8, ये आ गया 2 3 4, ठीक है। अब एक का डिटर्मिनेंट आप लिख सकते हो 3x इंटू 0 इज इक्वल टू 0। रीजन क्या होगा, बिकॉज R1 एंड R3 आर आइडेंटिकल, ठीक है। अब भाई फर्स्ट का जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद करना है आपको।
यहां से आप टेकिंग 2 इज कॉमन एंड ABC इज कॉमन, टेकिंग 2 एंड ABC आर कॉमन फ्रॉम C1 एंड C3 रेस्पेक्टिवली, ये लिखना है। 1 1 आ जाएगा C1 और C3 में तो 0 हो जाएगा भाई, ठीक है। उसके बाद इसका फोर्थ पार्ट है भाई, तो फर्स्ट कंप्लीट ही करा देते हैं भाई, फर्स्ट क्वेश्चन तो पार्ट है इसके। तो यहां पे क्या है, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा प्लस डेल्टा, डेल्टा है भाई ये, कोस बीटा प्लस डेल्टा, कोस गामा प्लस डेल्टा। भाई ये जो है ये तो अल्फा है, ठीक है, और जो ऊपर की तरफ खुला होगा ये होगा गामा, क्या होगा, गामा, ठीक है, अल्फा गामा, ये साइन है, याद रखने ये आपको। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसका नाम भी रख देता हूं चलो मैं ए, ठीक है। अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो हम यहाँ पे इस फॉर्मूले को ओपन करेंगे, करो भाई, ये लिख दिया मैंने, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ठीक है, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आ गया कोस अल्फा, कोस डेल्टा, माइनस साइन अल्फा, साइन डेल्टा, कोस बीटा, कोस डेल्टा, माइनस साइन बीटा, साइन डेल्टा, कोस गामा, कोस डेल्टा, साइन गामा, साइन डेल्टा, ठीक है। ये लिख दिया भाई मैंने, क्योंकि कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला ओपन कर दिया भाई मैंने, पता है ना आपको, 11th क्लास में आपने पढ़ा था कोस ए प्लस बी, कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको ब्रेक करूंगा भाई, दो जो R3 है, जो हमारा C3 है वो दो डिटर्मिनेंट की सब्ट्रैक्शन में लिखा हुआ है, तो हम क्या करेंगे, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, कोस अल्फा, कोस डेल्टा, कोस बीटा, कोस डेल्टा, कोस गामा, कोस डेल्टा, माइनस ये एज इट इज भाई, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आ गया भाई साइन अल्फा, साइन डेल्टा, साइन बीटा, साइन डेल्टा, साइन गामा, साइन डेल्टा, ठीक है। तो हम यहां से कोस डेल्टा को कॉमन निकाल लेंगे, इसमें से लिखना चाहो लिख दो, नहीं तो ऐसे भी आप कोस डेल्टा कॉमन निकाल दिया आपने, यहाँ पे लिखना चाहो तो टेकिंग कोस डेल्टा इज कॉमन फ्रॉम C3, यहाँ पे साइन डेल्टा इज कॉमन फ्रॉम C3, तो ये क्या आएगा, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये कोस डेल्टा कॉमन गया तो ये बच गया भाई कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, माइनस यहां से क्या आ गया, साइन डेल्टा कॉमन आ गया, साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, कोस अल्फा, कोस बीटा, कोस गामा, ये आ गया साइन अल्फा, साइन बीटा, साइन गामा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, कोस डेल्टा इंटू 0, ठीक है, माइनस साइन डेल्टा, सॉरी भाई साइन डेल्टा इंटू 0, ठीक है। इसका रीजन मैं लिख रहा हूं, C2 एंड C3 आर आइडेंटिकल, ठीक है,
और इसका रीजन क्या लिख दिया मैंने, बिकॉज C1 एंड C3 आर आइडेंटिकल। अब ये क्या आ गया, 0 माइनस 0, यानी कि ए का जो डिटर्मिनेंट है 0 माइनस 0 0 के इक्वल आ गया। बस यही आपको प्रूव करना था। ठीक है, यहाँ पे वो लाइन लिखना चाहो तो लिख लेना। ये था भाई फर्स्ट का फोर्थ पार्ट। अब फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट भी, अगर फिफ्थ पार्ट का मैं हिंट आपको दूं भाई, ऑपरेशन में लिख देता हूँ। फर्स्ट पार्ट जो फिफ्थ पार्ट है उसमें जो ऑपरेशन लगेगी, पहले तो आप उसको ब्रेक कर लो, ठीक है ना। अगर ब्रेक नहीं करना चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं हम उसको। हम उसमें C3 में ऑपरेशन लगाएंगे। क्या ऑपरेशन लगाएंगे C3 में भाई, आप y से मल्टीप्लाई करके C2 को C3 माइनस YC2 क्या करेंगे, C2 को y से मल्टीप्लाई करके C3 में से सब्ट्रैक्ट कर दो, तो PY QY और RY कैंसिल आउट हो जाएगा, AX BY BX और CX बच जाएगा। फिर x कॉमन निकाल लेंगे तो C1 और C3 आपका आइडेंटिकल हो जाएगा, आप 0 हो जाएगा प्रूफ। तो ये था भाई, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। ओके भाई, सेकंड क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे हम।